नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एल्विन क्लासेस में। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में हम विधायिका के बारे में पढ़ रहे हैं। विधायिका को हमने अध्ययन की दृष्टि से, ताकि विषय वस्तु को समझने में आसानी हो और हम सभी परीक्षा प्रयोगी सारगर्भित उन सभी बिंदुओं को सही तरीके से जान सके, पढ़ सके, अपनी समझ विकसित कर सके। इसके लिए हमने विधायिका वाले चैप्टर को दो भागों में बांटा है अध्ययन की दृष्टि के लिए। एक संघ की विधायिका और एक राज्य की विधायिका। संघ वाले में हम लोग पढ़ रहे थे, संसद की बात किए तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें राज्यसभा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति विषय पर हमारी वीडियोस हैं 2 पार्ट में। आप उसको एल्विन क्लासेस यूट्यूब चैनल को जब ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप वीडियोस को देख सकते हैं और सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आप हमें अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से आप बहुत हमें सहयोग दे रहे हैं। हमारी वीडियोस को आप सराह रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम विधायिका विषय में लोकसभा के बारे में बात करेंगे। लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, उनके सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, योग्यता क्या है, वेतन भत्ते क्या है, लोकसभा के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितना कितना होता है, वर्तमान में कितनी सीटें हैं, अधिकतम कितनी सदस्यों की संख्या। सीटों से तात्पर्य हमारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या से है। आइए उसको देखते हैं, एक एक बिंदु को देखेंगे। विधायिका में हम राज्यसभा को पहले ही पढ़ चुके हैं। राज्यसभा को पिछले क्लास में हमने पढ़ा। ठीक, अब लोकसभा को जिसे निम्न सदन कहते हैं, प्रश्न यहीं से प्रारंभ हो जाता है कि निम्न में से निम्न सदन की उपमा किसे दी गई है, निम्न सदन से किसे नवाजा गया है, निम्न सदन की संज्ञा किसे दी गई है। तो लोकसभा को निम्न सदन की संज्ञा दी गई है। अब गठन, लोकसभा के गठन के लिए अनुच्छेद 81 में क्या कह रहा है कि लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। उसके बाद बात करेंगे कि लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। उसके बाद देखिए, ये 552 में को इसको 3 पार्टों में हमने डिवाइड किया है ताकि अनुच्छेद को सही से हम लोग देख सके। अब एक अनुच्छेद है 81(1) क। अनुच्छेद 81(1) क ये क्या कह रहा है कि सभी राज्यों की कुल प्रतिनिधि 530 से अधिक नहीं हो सकते। मतलब लोकसभा क्या है, लोकसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा में भी प्रत्येक राज्य से लोकसभा सदस्य के रूप में प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। तो वही कह रहा है कि जो हमारा लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी 552 होगी। ठीक, उस 552 में 3 प्रकार के सदस्य होंगे। पहला, जो हमारा अनुच्छेद 81(1) क कह रहा है कि जो जितने राज्य हैं, इस समय वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों से अधिकतम 530 लोकसभा के सदस्य चुनकर आते हैं। चुनकर मतलब चुनाव के माध्यम से आते हैं। अब वो चुनाव कैसे होता है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 81(1) ख क्या कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि 20 से अधिक नहीं हो सकते हैं। अभी कितने संघ राज्य क्षेत्र है वर्तमान में? 8। ये हमारी जो स्थिति है वो 26 जनवरी 2020 से बताई जा रही है। क्यों? क्योंकि 2 केंद्र शासित राज्यों को मिलाकर 1 केंद्र शासित कर दिया गया है और 1 केंद्र शासित को, उसके बाद 1 राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भी दिया गया है। वो हम केंद्र राज्य वाले वीडियो में देख चुके हैं। आप हमारे वीडियोस को देखकर उस विषय वस्तु को आसानी से समझ सकते हैं। आइए, अब 81(1) ख क्या कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि कितने हो सकते हैं? 20 से अधिक नहीं हो सकते हैं। 20 ना
20 से अधिक नहीं। अनुच्छेद 331 क्या कहता है? यदि राष्ट्रपति के राय में, अगर राष्ट्रपति की राय ये हो कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय है उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो वह उस समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। मतलब पूछता है कि अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। प्रश्न को दोबारा सुनिए। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत, 2-3 तरीकों से यह प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्रपति किन अनुच्छेद के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ठीक, कितने लोगों को मनोनीत करेंगे? तो 2 लोगों को। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 331 है। तो वही ये बात कह रहा है कि अनुच्छेद 331 यदि राष्ट्रपति की राय में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उस समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकते हैं। मतलब कौन? राष्ट्रपति। अब देखिए, ये 552 जो अधिकतम संख्या है उसमें 530 राज्यों से, 20 संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 प्रतिनिधि कौन चुनेंगे, मनोनीत करेंगे? आंग्ल भारतीय समुदाय से। देखिए यहाँ 552 है, 530 + 20 + 2, ये कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ लोकसभा। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में स्थिति क्या है? तो वर्तमान में टोटल 545 सदस्य हैं लोकसभा के। आप हमारी वीडियोस को अगर आप ध्यान से देखेंगे अंत तक, शुरू से अंत तक, तो आप लोगों को मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो जो विषय आप देखेंगे, जो जो विषय पढ़ाया जाएगा उसमें पूर्णता रहेगी। ये नहीं कि मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप वनडे से लेकर जो प्रांतीय लोक सेवा आयोग होते हैं उसमें आप सभी प्रश्नों को इसी वीडियोस के थ्रू हल कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, बार बार देखिए। देखिए अब वर्तमान में कितनी है? देखिए 2 प्रश्न पूछ देगा आपसे कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। प्रश्न आ जाएगा, प्रश्न में ऑप्शन में रहेगा 552 भी रहेगा, 545 भी रहेगा, तो उसमें 552 पे हम टिक लगाएंगे। लेकिन पूछेगा कि वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो 545 पे टिक लगाएंगे। अब उस 545 में राज्यों से 530 सदस्य चुन के आ रहे हैं। कितने? 530। संघ राज्य क्षेत्रों से कितने आ रहे हैं? 13। और आंग्ल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 331 के तहत 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। हो गए ना यहाँ पे 545, 530 और 13, 543 और 2 प्रेसिडेंट साहब करेंगे आंग्ल भारतीय समुदाय के। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 545 हो गए। अब देखिए सदस्यों की अहर्ता। अहर्ता के बारे में जैसा आप जानते हैं, लोकसभा सदस्यों की अहर्ता क्या होनी चाहिए? योग्यता 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये बहुत जरूरी है ये। ठीक, बाकी तो आप जानते ही हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य उसका ठीक हो, अर्थात पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, चाहे वो राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद हो, चाहे संघ सरकार के अधीन कोई लाभ का पद हो, लाभ के पद पर ना हो। मेनली इसमें जो पूछा जाता है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। हमने राज्यसभा के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन किया है, हमारी पिछली वीडियोस को आप जाके देखें। अब चुनाव कैसे होता है? देखिए जो चुनाव कैसे होता है, चुनाव तो परिसीमन आयोग का गठन होता है और 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके और जो जिनका वोटर लिस्ट में नाम है वो लोग जाकर वोट देंगे, मतदान करेंगे। लेकिन प्रश्न ये पूछता है कि जो लोकसभा सदस्यों की चुनाव प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जो हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, ये क्या होता है? जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये होता है कि चुनाव में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले जो प्रत्याशी होते हैं, ठीक, उनको विजयी घोषित किया जाता है और विजयी घोषित होने के बाद वो प्रत्याशी ना होकर प्रतिनिधि का रूप ले लेते हैं। एक ध्यान देने वाली आपकी बात है कि प्रत्याशी और प्रतिनिधि, उम्मीदवार जिसे प्रत्याशी कहते हैं कैंडिडेट, हर पार्टी का अपना चुनाव में आता है, जो चुनाव में भाग लेती हैं पार्टियां। लेकिन वही प्रत्याशी सामान्य होता है क्योंकि हर प्रत्याशियों के बराबर उसका की कद काठी योग्यताएं पूरी करता है।
लेकिन वो विशेष कब हो जाता है, जब इस लोकतांत्रिक पद्धति में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा उसे विजयी घोषित किया जाता है। अर्थात मान लीजिए किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, ठीक, लोकसभा के चुनाव में एक ने 500 वोट पाए, एक ने 503 वोट पाया, तो जो 503 वोट पा लिए वो प्रतिनिधि हो गए उस दिन से उस लोकसभा क्षेत्र के। अब प्रत्याशी से ऊपर उनकी गरिमा हो गई। इसलिए जो हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये कहता है कि जो विजयी होता है, अर्थात औरों से जो ज़्यादा मत पाता है, वही क्या होता है, हमारा प्रतिनिधि चुना जाता है। मताधिकार कैसे दिया जाता है, जो हमारा मत देने का अधिकार है 18 वर्ष की आयु पूर्ण जो कर चुका हो। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा ये हमारी निजता का अधिकार है कि हमारे मत को बिना हमारी इच्छा के कोई नहीं जान सकता है कि हमने किसको मतदान दिया है। इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट, गुप्त मतदान के पीछे ये हमारा विचार रहा है हमारे राजनीतिज्ञों का या संविधानविदों का कि अगर मानिए कि हमने ए कैंडिडेट को वोट दिया लेकिन बी कैंडिडेट चुनाव जीत गया, तो अगर बी कैंडिडेट यह जानेगा कि इन्होंने हमारे पक्ष में मतदान नहीं दिया है, तो उनके मस्तिष्क में ये रहेगा कि मतलब इनका हमारे प्रति सहानुभूति नहीं था, इसलिए वो थोड़ा विभेद कर सकते हैं। लेकिन इस विभेद किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी मतदाता के साथ ना हो, चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी के द्वारा जो प्रतिनिधि हो चुका है। इसलिए हमारे चुनाव में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है। अब लोकसभा की अवधि कितनी होती है, जो लोकसभा की हमारी अवधि होती है सामान्यतः 5 वर्ष ऑप्शन में रहता है, तो 5 वर्ष लगाएंगे। लेकिन उसकी गणना कब की जाती है, नवगठित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से की जाती है। सपोज करिए कि हमारी 17वीं लोकसभा जो है उसका प्रथम अधिवेशन मान लीजिए 15 मई को हुआ, 15 मई 2019। तो जो हमारी अवधि होगी इस लोकसभा की वो 14 मई 2024 तक होगी, ठीक। यही से ये क्योंकि ये प्रथम अधिवेशन की तारीख है, तो इस अधिवेशन की तारीख से ही गणना की जाएगी। आइए एक बार इसको देखते हैं। विधायिका विषय को हम लोग पढ़ रहे हैं, लोकसभा को पढ़ेंगे। लोकसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा के गठन का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। 552 में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 81 एक क के तहत सभी राज्यों के कुल प्रतिनिधि 530 से अधिक नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 81 एक ख के तहत संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि 20 से अधिक नहीं हो सकते हैं। और अनुच्छेद 331 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति की राय में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उस समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है, 545 कुल सदस्य संख्या है हमारी लोकसभा की। 530 सदस्य राज्यों से चुनकर आते हैं, 13 संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। अर्हता क्या है, मेन 25 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुके हों। चुनाव किसके होता है, चुनाव प्रणाली है उसका नाम, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। चुनाव प्रणाली को हम लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मत अर्थात जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और मतदाता सूची में उसका नाम हो, वह मतदान करेगा। लोकसभा की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष की होती है, लेकिन उसकी गणना कैसे की जाती है, तो नवगठित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से। आइए इसमें और महत्वपूर्ण विषयों को देखते हैं। कृपया हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब हम पढ़ रहे हैं लोकसभा के बारे में। निम्न सदन की बात हो रही है, तो उसमें आगे देखिए, जो हमारा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 था के द्वारा अनुच्छेद 83(2) में संशोधन करके लोकसभा की अवधि 5 वर्ष तक कर दी गई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो लोकसभा की हमारी अवधि थी वो 6 वर्ष की गई थी, लेकिन
1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 83(2) में संशोधन करके लोकसभा की अवधि 5 वर्ष तक कर दी गई। अब जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका पद रिक्त कैसे होता है? देखिए, रिक्त 2 तरीके से होता है। पहला तरीका ये है कि अगर वो 60 दिन तक सदन की कार्रवाई में लगातार बिना सदन की अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं तो उनके पद को रिक्त कर दिया जाता है। दूसरा, अगर जैसे राज्य में वो विधायक बन जाएं और उसी समय लोकसभा के किसी सदन के सदस्य हों, तो अगर 14 दिन के भीतर वो अपने राज्य विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, अर्थात उस पद को रिक्त नहीं करते हैं, उस पद को छोड़ते नहीं हैं, तो अपने आप जो संसद की सदस्यता उनकी समाप्त हो जाती है। 2 तरीका हमने देखा। पहला तरीका हमने देखा कि 60 दिनों तक लगातार सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेते हैं अनुमति के बगैर, सदन के अनुमति के बगैर, तो उनके पद को रिक्त कर दिया जाता है। और दूसरा ये देखा जाता है कि वो संसद या राज्य विधानमंडल में एक ही साथ सदस्य नहीं रह सकते। अगर ऐसा होता है तो वो राज्य विधानमंडल में 14 दिन के अंदर अपने पद को त्याग कर देंगे। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो क्या होगा? संसद की सदस्यता से उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा, उनके पद को रिक्त कर दिया जाएगा। लोकसभा के पदाधिकारी की बात करता है तो अनुच्छेद 93 से 97 तक लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में बात की गई है। लोकसभा पदाधिकारी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की बात होगी, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर की बात होगी और लोकसभा के महासचिव की बात होगी। महासचिव एक प्रशासनिक पद होता है, आपको सामान्य जगहों पे ये नहीं मिलेगा। लोकसभा का जो महासचिव होता है वो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। और लोकसभा, बार बार ये प्रश्न कई बार पूछा है कि लोकसभा के जो महासचिव होते हैं उनकी नियुक्ति या उनका चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति या उनका चुनाव लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आइए इस विषय को ध्यान से पढ़ते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 83(2) में संशोधन करके लोकसभा की अवधि 5 वर्ष कर दी गई। 42वें CAA में यह कितनी थी? 6 वर्ष थी। ठीक। संसद सदस्यों का पद कैसे रिक्त होता है? कोई सदस्य 60 दिनों तक लगातार सदन की बगैर अनुमति के बैठकों में अनुपस्थित रहे। ठीक। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता, अगर एक साथ सदस्य हो गए हैं तो उन्हें 14 दिनों के अंदर राज्य विधानमंडल की सीट को रिक्त करना पड़ता है, अर्थात त्यागपत्र देना पड़ता है, अन्यथा संसद में उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। दूसरा, लोकसभा के पदाधिकारी की बात करेंगे। अनुच्छेद 93 से 97 तक लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 95(1) क्या कहता है? ये महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 95(1) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष, और यदि उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त है तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पे लोकसभा का उपाध्यक्ष काम करेगा। दुर्भाग्यवश लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त है, तो अब अध्यक्ष का कार्यभार कौन निर्वहन करेगा? कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा के किसी सदस्य को नियुक्त कर दिया जाता है अध्यक्ष के कार्यभार के लिए, जो उसका निर्वहन करे। ठीक। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियाँ क्या है? सामान्य कार्य में बैठकों का संचालन करना, कार्रवाई को व्यवस्थित व नियंत्रित करना। मतभेद की अवस्था में ये महत्वपूर्ण होता है कि मतभेद की अवस्था में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। यहाँ लोकसभा की बात की गई है इसलिए यहाँ अध्यक्ष लिखा गया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय देता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। जैसे GST विधेयक को हमने धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया। धन विधेयक के रूप में भी प्रस्तुत करने का अपना एक हेतु और परंपरा चली आ रही है कि जो धन विधेयक होता है उस पे राज्यसभा के पास सीमित अधिकार है। कहें तो कोई अधिकार नहीं है राज्यसभा के पास। राज्यसभा केवल धन विधेयक के विषय में अपनी 14 दिनों के अंदर लोकसभा को अपना विचार दे सकता है। अगर विचार दे या न दे, उस कंडीशन में लोकसभा के ऊपर यह पूर्णतः निर्भर करता है कि राज्यसभा द्वारा दिए गए विचार को माने या न माने।
इसलिए धन विधेयक कोई विधेयक जैसे पास नहीं होता है, जैसे अभी जीएसटी बिल हम लोगों ने पारित किया तो उसको धन विधेयक के रूप में पारित किया गया। अभी कृषि वाला जो चल रहा है मामला वो भी धन विधेयक के रूप में पारित किया गया है, जो कि निंदनीय कदम है। देखिए लेकिन क्या करेंगे, देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये कई बार पूछा गया है। एक पूछा जाता है प्रोटम स्पीकर। प्रोटम स्पीकर भी लोकसभा का पदाधिकारी होता है। लोकसभा का पदाधिकारी भी प्रोटम स्पीकर होता है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब इसका कार्य क्या है समझिएगा चीज़ों को। नई लोकसभा का गठन हुआ, अध्यक्ष की नियुक्ति हुई नहीं, अध्यक्ष का चुनाव हुआ नहीं, तो राष्ट्रपति जो होते हैं, जो सबसे पुराने उसमें सदस्य होते हैं वृद्ध, उनको प्रोटम स्पीकर नियुक्त करते हैं। ये क्या करेंगे, ये नवनियुक्त जो सदस्य चुनकर आए हैं उनको शपथ ग्रहण करवाएंगे और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में मदद करेंगे। उसके बाद जैसे ही ये दो काम पूर्ण हो जाते हैं, अर्थात लोकसभा को अध्यक्ष मिल गया और जो निर्वाचित सदस्य होकर आए थे वो सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर लिए, तो जो प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई होती है, तो प्रोटम स्पीकर का पद अपने आप स्वतः समाप्त हो जाता है। यही बात ये कह रहा है, प्रोटम स्पीकर नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। यह लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सहायता करते हैं एवं नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाते हैं। तत्पश्चात इनका पद स्वतः समाप्त हो जाता है। अब लोकसभा महासचिव, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पद है। ये एक प्रशासनिक पद है। संसद का अस्थायी अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा महासचिव होता है। चुनने व नियुक्ति का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। ये भी बहुत बार पूछा है, ये आप लोग अपने मस्तिष्क में इसको स्थापित कर लीजिए कि लोकसभा महासचिव की नियुक्ति व चुनने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है और प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को हो। ये दोनों मिलान करने के लिए आता है। जो लोकसभा महासचिव होते हैं वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, संसद का अस्थायी अधिकारी होते हैं। सदन से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्रवाई, चूँकि प्रशासनिक अधिकारी होते हैं इसलिए जितनी प्रशासनिक कार्रवाइयों का संचालन होता है वो लोकसभा के महासचिव के द्वारा होता है। आइए एक बार देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 83(2) में संशोधन करके लोकसभा की अवधि 5 वर्ष कर दी गई। 42वें संविधान संशोधन में ये 6 वर्ष की गई थी। इसकी अवधि को घटाने के लिए कौन सा किसमें संशोधन किया गया? अनुच्छेद 83(2) में। पद का रिक्त कैसे होता है? कोई सदस्य 60 दिनों तक लगातार सदन की बगैर अनुमति के बैठकों में अनुपस्थित रहे तो पद रिक्त हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता है, यदि ऐसा है तो 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल की सीट को रिक्त करना पड़ता है, अन्यथा संसद से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो कौन यह चाहेगा कि हम संसद की सदस्यता को समाप्त करें? लोकसभा के पदाधिकारी। अनुच्छेद 93 से 97 तक लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान है। हमारा 95(1) आर्टिकल क्या कहता है? यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष, और यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य क्या है और शक्तियाँ क्या है? बैठकों का संचालन कर कार्रवाई को व्यवस्थित और नियंत्रित करना। मतभेद की अवस्था में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं का निर्णय अध्यक्ष करते हैं। प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सहायता करना इनका कार्य है और नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाना इनका कार्य है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो नवनिर्वाचित सदस्य आते हैं उनका शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो प्रोटम स्पीकर। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उसके बाद इनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अस्थायी अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक कार्रवाइयों का संचालन करते हैं। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से, चूँकि ये लोकसभा वाला विषय थोड़ा लंबा है इसलिए इसका हम दूसरा भाग भी देखेंगे, चूँकि वीडियो लंबी ना हो और सुनने में ज़्यादा अटपटा ना लगे। इसलिए हमारी वीडियोस की जो अवधि होती है छोटी क्यों होती है कि क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे मित्र, प्रतियोगी छात्र और छात्राएं, वो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में नेट कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो लगातार वीडियोस को देख सकें। इसलिए वीडियोस को छोटे छोटे पार्ट में करके आप लोगों की सहूलियत के लिए दिया जाता है। आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा उन ग्रामीण परिवेश के बच्चों, प्रतियोगी छात्राओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग करें, ताकि वो अपने सपने को साकार करने के लिए हमारा जो कदम है उसको अपना कदम मानकर सहायक सिद्ध अपनी सफलता को कर सकें।
और अपने जीवन को सफल बनाएं। आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे संबंधित लोकसभा से संबंधित कि लोकसभा का सत्र क्या होता है, आहूत कौन करता है, फिर लोकसभा का विशेषाधिकार कौन है, उत्तरदायित्व तो क्या है, हम इसकी दूसरे पार्ट वाली वीडियोस में आपको तुरंत ही देंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।